नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश यादव बागी, राष्ट्रीय संयोजक आंदोलन समिति आईपीएस। साथियों, आज कई मर्तबा मैं आपसे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहा, मगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आपसे ना जुड़ सका, क्योंकि इस समय मैं दिल्ली हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली में कई दिनों से बना हूँ। जब कोरोना का काल चक्र स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक दिल्ली में ही हूँ मैं। साथियों, आज फेसबुक पर लाइव आने का मकसद बहुत ही मार्मिक है। अगर मैं आज फेसबुक पे लाइव आया हूँ, आज इस लाइव को आप शुरू से अंत तक देख लेंगे, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कार्यकर्ता होंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत करना स्टार्ट कर देंगे। अगर विपक्ष से होंगे तो आपके दिल में और भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत उत्पन्न हो जाएगा। कुछ ऐसे मैं तथ्य आपके सामने लेकर आया हूँ जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी करतूत है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि एक किसान परिवार से मैं आता हूँ। मेरा पिताजी, आप आज भी जानते होंगे, जो मुझे अच्छी तरीके से जानते होंगे, मेरे पिताजी खेतों में हल जोतने का काम करते थे और आज भी जोतने का काम करते हैं। उस परिवार से मैं आया हूँ। प्राथमिक जो है शिक्षा दीक्षा मेरी उन पाठशालाओं में हुई है जिन पाठशाला में पूर्व से 5वीं क्लास के बाद इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट होता है। शायद इस समय जो है इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ाई जानी स्टार्ट हो गई है फर्स्ट क्लास से। उस पाठशाला में जहाँ पे टीचर तो आते हैं, हफ्ते में एक दिन एक टीचर रहेंगे, पूरी क्लास को जो है मैनेज कर लेंगे। अगर उस विद्यालय में अगर 5 टीचर हैं, एक दिन एक टीचर आएंगे, दूसरे दिन दूसरे टीचर आएंगे, 5 दिनों में 5 बार आते हैं 5 टीचर। उस कॉलेज में, उस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ। प्राथमिक पाठशाला मेरी उन ऐसे विद्यालयों से हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर हाँ, मैं प्रयास करूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो करतूत है उसको जो आसान शब्दों में आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों, जहाँ आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से, जो पूरी दुनिया में जो कोरोना का जो महामारी जो प्रकोप है पूरी दुनिया के चपेट में आया हुआ है, और पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से निजात पाने के लिए रिसर्च कर रही है, तो वहीं भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत की सरकार रिसर्च करने के बजाय रैलियां कर रही है। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा और जब पूरी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, और पूरी दुनिया के साथ साथ जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो दुनिया के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि दुनिया के तमाम मुल्क जो है रिसर्च करने पर लगे हुए थे कि इस महामारी पर कैसे हम विजय हासिल कर सकें। तो वहीं भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि जब पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी इस महामारी से जंग जीतने के लिए, तो वहीं भारत के अंदर रैलियां की जा रही थी सरकार बनाने के लिए। इतिहास के पन्नों पे यह दर्ज होगा। जो हमारे माननीय गृह मंत्री साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की। गृह मंत्री जो है प्रधानमंत्री के बाद का ये जो है पद होता है, और शायद मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री से भी बड़ी जिम्मेदारी जो है गृह मंत्री की होती है। देश के आंतरिक समस्याओं पर सबसे बड़ा अगर किसी का पैठ होता है, सबसे बड़ी जब जवाबदेही होती है तो गृह मंत्री का होता है। मगर आपने देखा, जब से कोरोना जैसी महामारी भारत में दस्तक दी, जब देश को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था, तब से लेकर 6 तारीख तक, 6 जून तक
हमारे गृह मंत्री साहब का कहीं पता भी नहीं लगा। जब पूरे देश को पूर्ण रूप से खोल दिया गया तो हमारे गृह मंत्री साहब का पता लगा। हमारे और आपके बीच आए। हमारे जैसे युवा, आपके जैसे युवा ये सोच रहे थे कि हमारे गृह मंत्री साहब आएंगे, हम ऐसे नौजवानों के लिए कुछ नए स्कीम लाएंगे, जो हमारे हाथ से जो रोजगार चला गया है उन रोजगार पर वो कुछ काम करेंगे, हम ऐसे नौजवानों के हाथ में रोजगार देने का काम करेंगे। मगर हुआ क्या? उससे सीधा उलट हुआ, सीधा उल्टा हुआ साथी। क्या हमारे गृह मंत्री साहब तो आए, मगर देश के नौजवानों के लिए नहीं, देश के किसानों के लिए नहीं, देश के मजदूरों के लिए नहीं आए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसके लिए वह बाहर निकल के आए। आप देख रहे थे जब पूरे तरीके से भारत को लॉकडाउन कर दिया गया था, मजदूर सड़कों पे जा रहे थे, नौजवान सड़कों पे जा रहे थे, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान तक गए। उस समय हमारे सरकार के पास कोई साधन नहीं था, उस समय हमारे सरकार के पास पैसा तक नहीं था। मगर आपने देखा कि बिहार के अंदर जो 7 तारीख को जो रैली की गई, शंखनाद रैली, जो चुनावी समर की रैली की गई, उसमें 144 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगर 144 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया होता तो देश का कोई मजदूर 2500 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए विवश नहीं हुआ होता। देश का मजदूर आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं हुआ होता। मेरी माताएं, मेरी बहनें जो प्रसव पीड़ा के कारण सड़कों पे दम नहीं तोड़ी होती, प्रसव पीड़ा के कारण वो सड़कों पे दम नहीं तोड़ी होती। मेरे मजदूर भाई ट्रेन के चपेट में आकर अपने जान नहीं गंवाए होते, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर देखा जाएगा, झांका जाए, तो उसमें देश प्रेम, मानवता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई लक्ष्य है तो उसे बस एक ही लक्ष्य है कि हमें देश की कहीं भी जाए, देश से कोई मतलब देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, देश के के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाए, देश के नौजवान आत्महत्या करें, देश के किसान आत्महत्या करें, देश के मजदूर आत्महत्या करें, देश के अंदर अपराध की सीमा बढ़ती चली जाए, देश के अंदर जो है दुश्मन जो है 60 किलोमीटर तक प्रवेश करते चले जाएं, हमारे जवान मरें, इससे देश जो है भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। मरे या मरे, इनसे कोई मतलब नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी को मतलब है हमें किस प्रकार से सत्ता में रहना है, और जहां हम सत्ता में नहीं हैं वहां किस प्रकार से हमें सत्ता कायम करना है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही लक्ष्य है। देश के प्रति कोई लक्ष्य नहीं है कि देश को किस प्रकार से जो आज देश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की, इस बेरोजगारी की समस्या से निजात पाया जाए, किस प्रकार से नौजवानों के हाथ में रोजगार थमाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, ना कोई सोच है, ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कितने समय में हम इतने नौजवानों के हाथ में रोजगार थमाने का काम करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि आए दिन लगभग जो 40 से 45 नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो चुके हैं। आए दिन 40 से 45 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि जो किसान हैं, जो नौजवान है, ये आत्महत्या करते हैं बस जो है पॉपुलर होने के लिए। वाह वाह वाह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तो बहुत बड़े महान हैं। शायद पूरी दुनिया के सामने इस बात को अगर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी को लात मारने का काम करेगी। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा
कि बिहार के अंदर रैली करके जिस प्रकार से उन्होंने शंखनाद किया, मगर उस बिहार के अंदर जो मजदूर 2500 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, जिनके हाथों से रोजगार छिन गया था, उन पूरी रैली के दरमियान हमारे देश के गृह मंत्री साहब ने एक शब्द नहीं बोला कि जो मजदूर दिल्ली से, बम्बे से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, जम्मू कश्मीर से जो पैदल चल के आए हैं, जिनके हाथों से रोज़गार ख़त्म हो गया, जिनके हाथों से रोज़गार कोसों मील दूर चला गया है, उनको कैसे फिर से पुनः उनके जो मार्ग पर लाया जाए, फिर से उनके हाथों में रोज़गार थमाया जाए, इस पर हमारे देश के गृह मंत्री साहब ने पूरी अपनी स्पीच में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बोला तो सिर्फ एक शब्द बोला। पूरी स्पीच में जो है अपने विपक्षी दल हैं उन पर उन्होंने हमला बोला। हमला के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, बिहार की जनता को संबोधित करते हुए सिर्फ एक शब्द कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार के अंदर बनती है तो बिहार की जनता की खुशहाली आ जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे मानवर साहब, इसमें बिहार के अंदर किसकी सरकार है? आपकी और नीतीश चाचा की गठबंधन की सरकार है। आप देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए अमित शाह जी। आप वह व्यक्ति हैं जो कहते बहुत कुछ हैं, करते कुछ भी नहीं हैं। साथियों, इस व्यक्ति के विषय में आप जानते होंगे कि ताड़ीपार व्यक्ति है, जिसे गुजरात की कोर्ट ने इसे ताड़ीपार घोषित कर दिया था, और आज ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकता है? इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य की कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति जो ताड़ीपार व्यक्ति रहा हो, वह व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है। साथियों, ये दुनिया याद रखेगी। दरअसल इनका मैं इतिहास बताना चाहता हूँ, जो आरएसएस वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। आपको याद होगा कि जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पूरा मुल्क जो है अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो ये गांधी से लड़ रहे थे। ये गांधी को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे थे, किस प्रकार से गांधी को नीचा दिखाया जाए। और आज जब पूरा मुल्क कोरोना से लड़ रहा है, तो ये रैलियां कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है, इनसे देश से कोई मतलब नहीं रहा है। जो आज जो है ये झूठी जो दलील देते हैं राष्ट्रभक्ति की, कि हम ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं, हमने देश के लिए समर्पित किया, अपने आप को समर्पित कर दिया है, मगर इनकी बातों पर विश्वास मत करिएगा। ये वही लोग हैं, आज़ादी के 40 साल बाद तक इनके जो हेडक्वार्टर, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, उस पर भारत का तिरंगा नहीं फहरा था। ये वही लोग हैं जो भारत की आज़ादी को आज़ादी नहीं मान रहे थे। वह वही लोग हैं जो जालियांवाला बाग के जो देश के अंदर जो आंदोलन होता था, उस आंदोलन का मुखबरी करने वाले ये लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें काला पानी की सज़ा हो गई थी। सिर्फ इन्हें ही नहीं हुई थी, देश के 300 और साथियों को हुई थी। 300 साथियों में ये भी 2 लोग थे, मगर इन लोगों ने अंग्रेज़ों के पास बार बार माफ़ीनामा भेजा, और ये लोग अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा भेजकर माफ़ी मांगे कि हम आपके साथ कभी हम विद्रोह कर ही नहीं सकते, आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये नहीं चाहते थे कि ये मुल्क आज़ाद हो। इनका मकसद था सिर्फ इस देश के अंदर अंग्रेज रहें और हमारी हुकूमत चले, गांधी की हुकूमत ना चले। जो गांधी चाहते हैं, जो अम्बेडकर चाहते हैं, वो ना हो। सिर्फ अगर इस मुल्क के अंदर हो तो हमारी हो। हम जो चाहते हैं इस देश के अंदर सामंतवाद की बोलबाला हो, इस देश के अंदर फिर से पुरानी जो परंपरा थी, जमींदारी प्रथा हो, ये लोग ये चाहते थे। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस देश के उन वीर सपूतों को, मैं नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इन ऐसे गद्दारों से लड़ते हुए भी
अंग्रेज़ों के साथ इन गद्दारों से लड़के इस मुल्क को आज़ाद कराया। इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है। और आज भी आप देख रहे हैं कि जब देश के अंदर तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, तो ये देश के विषम परिस्थितियों को जो उत्पन्न हुई उस विषम परिस्थिति से निवारण के बजाय उस स्थिति से कैसे जीत हासिल किया जाए, उसके बजाय आज देश के अंदर जो है नफरत बोने का काम कर रहे हैं लोग। देश के अंदर एक भाई से एक भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं लोग। देश के अंदर आप देख रहे हैं कि आए दिन किस प्रकार से एक भाई का दुश्मन बना हुआ है। एक आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं जो है हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय को मार दिए, कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय को मार दिए, कहीं यादव जी जो हैं छत्री साहब को मार दिए, कहीं छत्री साहब जो है यादव साहब को मार दिए। माने आज देश के अंदर इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो चुका है। आप जरा सोचिए कि मानवता धर्म को शर्मसार करने वाली घटना हो रही है देश के अंदर। आए दिन ऐसी घटनाएं आपको सामने निकल के आएंगे आपके सामने। क्या इसीलिए हमारे देश के महापुरुषों ने लड़कर इस देश को आजाद कराया था? उन लोगों ने स्वप्न देखा था, जो देश के हमारे महापुरुष थे, कि जब हमारा मुल्क आजाद होगा तो हमारे देश के अंदर जो देश की हमारी संस्कृति सभ्यता रही है, गंगा जमुना सरस्वती की, वे बरकरार रहेगी। देश के अंदर समानता आएगा, हमारे देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा, देश के किसान खुशहाल होंगे, देश के मजदूर खुशहाल होंगे, देश की मेरी माताएं बहनें खुशहाल होंगी, हर एक तबका खुशहाल होगा। मगर हुआ क्या? आज़ादी के 70 साल में ऐसी बात नहीं कि भारत ने विकास नहीं किया। विकास किया, जिस रफ्तार से चाहिए उस रफ्तार से भारत ने विकास नहीं किया। इसमें कहीं ना कहीं से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी गलतियां रही हैं। और आज जो 2014 से 2020 हो गया, इसमें जो हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे, जो आज नफरतवादी जो राजनीति देखी हमने, जो नफरत बोया गया देश के अंदर, इसके पूरी तरीके से अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। आज एक भाई का जो दुश्मन बना हुआ है, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए साथियों, आप चाहते हैं जो हमारे महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना, तो आप सबको एक मुग्ध होकर, एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा सत्ता से, नहीं तो यह देश नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश की जो संपदाएं बेची जा रही हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश की संपदाएं बेची जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में की जा रही हैं। संपदाएं कुछ बेची जा रही हैं, कुछ संपदाओं को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है कि आप चलाइए। ये क्या होने वाला है देश के अंदर, आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क बचे तो हमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं देश के नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, जो साथी भटक चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ चुके हैं, जो उनके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जो नफरत बोध दिए हैं, उन साथियों के अंदर से नफरत को पहले ख़त्म करना होगा। भटके हुए जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्हें पुनः अपने घर वापस लाना होगा, और तब जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे भटके हुए साथी हैं उन्हें आप पुनः घर वापसी कराइए। देश के निर्माण हित में उनसे बात करिए कि देश का अगर भला चाहते हो तो हम सबको एक साथ मिलकर
भारतीय जनता पार्टी को हटाने की ज़रूरत है। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप सब मिलकर अगर ये मेहनत करते हैं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का 2024 में पतन होगा। जो 2020 में बिहार के अंदर चुनाव होने वाला, इसमें भी पतन होगा। 2021 में जिन स्टेटों में चुनाव होने वाला वहाँ भी पतन होगा। 2022 के चुनाव में भी स्टेटों के चुनाव में पतन होगा। 23 के चुनाव में भी पतन होगा और 24 के चुनाव में केंद्र से भी इनका पतन होगा। और जब तक ये केंद्र और राज्य से इनका पतन नहीं हो जाता है तब तक देश का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि आप देश हित के लिए मात्र 2 घंटा समय निकालिए। अगर आप 2 घंटा निकालेंगे तो वास्तव रूप में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाएगा और आप उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। इसी जन शब्दों के साथ आप सभी साथियों को एक बार दिल के गहराइयों से स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।